यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से मैंने, कैसे बनाया आशियाना। बोली, भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। In the previous lecture of Sociology PGT and GIC प्रवक्ता Sociology, we will discuss about functions of primary groups, secondary groups, and then definition of secondary group and characteristic of secondary groups. Now today, without wasting the time, we will start the lecture, the new topic, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। इसमें कई प्रकार से हम इनके अंतर को बता सकते हैं। इसमें कई बिंदुओं को मैं चर्चा करूंगा। मैं 14 बिंदुओं के अंतर्गत चर्चा करता हूं प्राथमिक और तृतीयक समूहों की। तो पहला बिंदु है आकार। प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है, जैसे परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली का आकार ये सीमित होता है। फेयर चाइल्ड ने कहा है कि 3-4 व्यक्तियों से लेकर 50-60 व्यक्तियों तक, तथा कूले ने कहा है कि 2 से 60 व्यक्तियों तक की संख्या हो सकती है। लेकिन द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होता है, इसके सदस्यों की संख्या असीमित भी हो सकती है। संपूर्ण राष्ट्र भी एक द्वितीयक समूह हो सकता है जिसकी संख्या असीमित होती है। अब दूसरा बिंदु जो अंतर का है संबंध के आधार पे। प्राथमिक समूह के सदस्यों के आमने सामने के वैयक्तिक व घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। वैयक्तिक संबंधों के कारण इनमें औपचारिकता नहीं होती है। इनके विपरीत प्रेम, सहयोग, सद्भावना आदि आंतरिक गुणों का समावेश होता है। इनमें हम की भावना की प्रधानता रहती है। द्वितीयक समूह में अप्रत्यक्ष और अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। इसमें सहयोग, स्नेह, घनिष्ठता की कमी होती है और हम के स्थान पर मैं की प्रधानता रहती है। अगला बिंदु है हित। हित के अंतर्गत हम दोनों के अंतर को समझते हैं। प्राथमिक समूह में कोई विशेष हित नहीं होता है। सभी कार्यों में प्रत्येक सदस्य पूर्ण हृदय से हिस्सा लेते हैं और वे समूह के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार रहते हैं। लेकिन वहीं द्वितीयक समूह में, जो कि विशेष स्वार्थ समूह है, इसके नाम से जाने जाते हैं, प्रत्येक सदस्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान से कोशिश करता है। उसे अपने हित के लिए दूसरे सदस्यों के हितों की अवहेलना भी करनी पड़ जाए तो वह इसके लिए तत्पर रहता है। अगला बिंदु है संबंधों का जन्म। इसके अंतर्गत देखते हैं प्राथमिक और द्वितीयक संबंधों में क्या अंतर है। प्राथमिक संबंधों का जन्म स्वतः होता है। इस प्रकार के संबंधों की स्थापना में किसी प्रकार की कोई शर्त या दबाव नहीं होता है। लेकिन द्वितीयक समूह में संबंध स्थापित करने के लिए आडंबर या कृत्रिमता का आश्रय लिया जाता है। इसमें प्राथमिक संबंधों जो कि आमने सामने के संबंध हैं, इसके विपरीत संबंध अप्रत्यक्ष या दूर संचार के माध्यम से होते हैं द्वितीयक समूह में। अब दायित्व के अंतर्गत चर्चा करते हैं। प्राथमिक समूहों में दायित्व की कोई सीमा नहीं होती है। यही नहीं बताया जा सकता कि माँ अपने पुत्र के प्रति कितने दायित्वों को निभाती है। और द्वितीयक समूहों में सदस्यों का दायित्व सीमित व शर्तों या नियमों के अनुसार होता है। नियम के अंतर्गत हम बिंदु में चर्चा करते हैं। प्राथमिक समूह में किसी प्रकार का लिखित नियम नहीं होता है। ये समूह अनौपचारिक होते हैं। वे अपने सदस्यों पर कोई कानून या शर्त नहीं लगाते हैं। लेकिन द्वितीयक समूह की प्रकृति औपचारिक है। इसमें अनेक प्रकार के नियम, कानून और कार्यविधियों को सदस्यों पर थोपा जाता है और नियम का उल्लंघन करने वालों को औपचारिक दंड मिलता है। नियंत्रण के अंतर्गत प्राथमिक समूहों में नियंत्रण की प्रकृति अनौपचारिक होती है। निंदा और तिरस्कार आदि के द्वारा सदस्यों का व्यवहार नियंत्रित होता है। द्वितीयक समूह के नियंत्रण की प्रकृति औपचारिक होती है। द्वितीयक समूह अपने सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण कानून, पुलिस आदि द्वितीयक साधनों की सहायता से करता है। क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक समूह प्रत्येक काल और प्रत्येक समाज में पाए जाते हैं। वहीं अन्य शब्दों में देखें तो ये सार्वभौमिक होते हैं। ये समूह बहुत छोटे क्षेत्र में व्याप्त होते हैं। लेकिन द्वितीयक समूह सार्वभौमिक नहीं होते हैं। इनका भौगोलिक क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत होता है। कोई द्वितीय समूह संपूर्ण देश में भी फैला हो सकता है।
प्रभाव के अंतर्गत हम देखें तो प्राथमिक समूह व्यक्ति के विचारों और मनोवृत्तियों को बनाती है और इनका प्रभाव सर्वव्यापी होता है। लेकिन द्वितीयक समूह विशेषीकृत समूह होते हैं और इनका प्रभाव कुछ विशेष क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है। व्यक्तित्व के आधार पर देखें, प्राथमिक समूह में व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण भाग समूह के संपर्क में आता है। इसीलिए प्राथमिक समूह के सदस्य एक दूसरे के बारे में पूर्णतया परिचित होते हैं, लेकिन द्वितीयक समूह के सदस्यों में व्यक्तित्व का केवल कुछ भाग ही समूह के संपर्क में आता है। कार्य के आधार पर देखें, प्राथमिक समूह मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करता है या समाजीकरण करता है। कूले ने कहा है कि यह मानव स्वभाव का निर्माण स्थल है। वहीं इसके विपरीत अगर हम देखें द्वितीयक समूह में, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विशेषीकरण करते हैं या विशेषीकरण करने वाले समूह हैं। सदस्यता के आधार पर इन दोनों के अंतर को अगर देखें, प्राथमिक समूह की सदस्यता अनिवार्य होती है। इसके कारण मनुष्य को अपने परिवार, खेल समूह और पड़ोस में रहना पड़ता है। लेकिन द्वितीयक समूह की सदस्यता अनिवार्य नहीं है। जब व्यक्ति महसूस करता है कि उसे हित विशेष को प्राप्त करना है, तभी वह द्वितीयक समूह का सदस्य बनता है। मतलब द्वितीयक समूह में हित होता है, लेकिन प्राथमिक समूह में हित नहीं होता है। कार्य क्षेत्र के आधार पर हम देखें तो प्राथमिक समूह का कार्य क्षेत्र सीमित और कम होता है, लेकिन वहीं द्वितीयक समूह का कार्य क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है। अगला बिंदु के अंतर्गत चर्चा करेंगे 14वां बिंदु, हम की भावना। प्राथमिक समूह में हम की भावना पाई जाती है और व्यक्तियों के संबंध प्राथमिक होते हैं, लेकिन द्वितीयक समूह में किसी प्रकार की हम की भावना नहीं पाई जाती है और संबंध गौण होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेफरेंस ग्रुप्स। संदर्भ समूह क्या होते हैं? सबसे पहले हर्बर्ट हाइमैन ने आर्चिव्स ऑफ साइकोलॉजी में, जो कि 1942 में आई थी, संदर्भ समूह की धारणा को प्रतिपादित किया था। थियोडोर न्यूकॉम्ब ने भी पर्सनालिटी एंड सोशल चेंज, जो कि 1943 में आई थी, इसमें इस अवधारणा को प्रस्तुत किया था कि संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप के बारे में। अमेरिकी समाजशास्त्री सैमुअल स्टाउफर ने भी द अमेरिकन सोल्जर 1949 इसके अंतर्गत संदर्भ समूह को अध्ययन में प्रयोग किया था। इसके बाद मर्टन और लेजर्स फोल्ड ने भी इसे सैद्धांतिक ढांचे में ढाल दिया। इसी प्रकार संदर्भ समूह की अवधारणा के विकास में हाइमैन, न्यूकॉम्ब, शेरिफ, स्टाउफर और मर्टन का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन इस अवधारणा का प्रथम प्रयोग हाइमैन ने 1942 में ही किया था। अब हम समूह और समाज की बात करते हैं कि समूह और समाज में क्या अंतर है। समूह और समाज के बीच के अंतर को डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप एंड सोसाइटी। एक स्तंभ में समूह है, दूसरे स्तंभ में समाज है। पहला बिंदु चर्चा करते हैं। मानव प्राणियों का संकलन है समूह, लेकिन सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है समाज। एक कृत्रिम निर्माण है समूह, लेकिन एक स्वाभाविक विकास है समाज। एक ऐच्छिक सदस्यता है समूह, एक अनिवार्य सदस्यता है समाज। एक समूह संगठित होता है, लेकिन समाज असंगठित हो सकता है। एक विशिष्ट उद्देश्य होता है समूह का, लेकिन समाज के समान उद्देश्य होते हैं। समूह सहयोग पर आधारित होता है, लेकिन समाज सहयोग और संघर्ष दोनों विद्यमान होते हैं। समूह अस्थायी हो सकता है, लेकिन समाज स्थायी होता है। इसी प्रकार से हम आगे भी चर्चा करेंगे कि समूह और समुदाय में क्या अंतर है। डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप एंड कम्युनिटी। एक स्तंभ में समूह को हम रखते हैं और दूसरे स्तंभ में समुदाय को। समूह कृत्रिम निर्माण है, लेकिन समुदाय स्वाभाविक है। समूह किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्मित किया जाता है, लेकिन समुदाय में समग्र सामाजिक जीवन सम्मिलित है। समूह की सदस्यता ऐच्छिक है, लेकिन समुदाय की सदस्यता अनिवार्य है। समूह सापेक्षतया अस्थायी होती है, लेकिन समुदाय सापेक्षतया स्थायी होता है। समूह समुदाय का भाग है, समुदाय समग्र इकाई है। अंतर समूह और बाह्य समूह की अवधारणाओं का प्रतिपादन समनर ने किया था और सदस्यता और असदस्यता समूहों की अवधारणा R.K. मर्टन ने प्रस्तुत की थी। मिलन ने सामाजिक समूहों को क्षैतिज और लंबवत या उदग्र ऐसे दो भागों में बांटा था। प्रोफेसर डेविस प्राथमिक समूह निर्माण में
3 आवश्यक दशाओं का उल्लेख करते हैं: शारीरिक समीपता, समूह का लघु आकार और संबंधों की अवधि। समूह व्यक्तियों का ऐसा संकलन है जिसके सदस्य एक दूसरे से सामाजिक संबंध रखते हैं। मैकाइवर और पेज ने कहा है कि समूह व्यक्तियों का ऐसा संकलन है जिसके सदस्य एक दूसरे से सामाजिक संबंध रखते हैं। जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एकत्रित होते हैं और एक दूसरे प्रभाव डालते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, ऐसा आकबर्न और निमकॉफ ने कहा था। एक सामाजिक समूह का कम से एक प्रारंभिक ढांचा तथा संगठन होता है और उसके सदस्यों की चेतना का मनोवैज्ञानिक आधार होता है। इस प्रकार एक परिवार, गांव, राष्ट्र, श्रमिक संगठन या राजनीतिक दल एक सामाजिक समूह है। ये टी.बी. बॉटोमोर ने कहा है। सामाजिक समूह 2 या अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसमें एक लंबी अवधि से संचार होता रहा है और जो एक सामान्य प्रकार या प्रयोजन के अनुसार कार्य करते हैं। ये मैरिल और एल्ड्रिज ने कहा है कि सामाजिक समूह 2 या अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसमें एक लंबी अवधि से संचार होता रहा है और जो एक सामान्य प्रकार या प्रयोजन के अनुसार कार्य करते हैं। ये मैरिल और एल्ड्रिज ने कहा है। बोगार्डस कहते हैं कि एक सामाजिक समूह 2 या अधिक व्यक्तियों की एक ऐसी संस्था है जिसका कुछ सामान्य उद्देश्यों पर ध्यान हो और जो एक दूसरे को प्रेरणा दे, जिन्हें भक्ति हो और जो सामान्य क्रियाओं में सम्मिलित हो। वहीं पर R.M. विलियम्स कहते हैं कि एक सामाजिक समूह मनुष्यों के उस निश्चित संग्रह को कहा जाता है जो पारस्परिक अंतःक्रियाएं करते हैं और उस अंतःक्रिया की इकाई के रूप में ही दूसरों के द्वारा मान्य होते हैं। स्मॉल कहते हैं समूह का अर्थ व्यक्तियों की किसी भी उस छोटी या बड़ी इकाई से है जिनके बीच इस प्रकार के संबंध विद्यमान हो कि उन्हें एक संबद्ध इकाई के रूप में देखा जाने लगे। ये स्मॉल कहते हैं। और हार्ट और रेस के अनुसार समूह अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह है। वहीं पर एडवर्ड सापिर कहते हैं कोई भी समूह इस कारण बनता है कि उसमें ऐसे हित या स्वार्थ रहते हैं जो समूह के सदस्यों को परस्पर बांधे रखते हैं। ओल्सेन ने कहा है कि सामाजिक समूह एक प्रकार का संगठन है जिसके सदस्य एक दूसरे को जानते हैं और वैयक्तिक रूप से एक दूसरे से अपनी एकरूपता स्थापित करते हैं। R.K. मर्टन ने समूह के लिए 3 बातें बताई हैं जो आवश्यक हैं। 2 या 2 से अधिक की व्यक्ति होना चाहिए, बार बार अंतःक्रिया द्वारा उनमें सामाजिक संबंधों का पाया जाना चाहिए और समूह के प्रति हम की भावना दिखनी चाहिए। मर्टन ने कहा है कि समूह की सदस्यता निर्धारित करने के 2 मापदंड हो सकते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। जे गिटलर ने कहा है कि 2 पक्षों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। जे गिटलर ने क्या क्या, एक है ओवर्ट यानी कि बाहरी पक्ष और एक है कवर्ट यानी कि आंतरिक पक्ष। गिलिन और गिलिन ने समूह की अवधारणा को अंतःक्रिया के संबोध द्वारा समझाया है जिसमें 2 तथ्य समाहित है, एक है उत्तेजना स्टिमुली एंड दूसरी है रिस्पॉन्स अनुक्रिया। हर व्यक्ति अपने समूह के मूल्यों को सबसे ऊंचा समझता है जिसे गिलिन और गिलिन ने स्वसमूह केंद्रता कहा है। स्वहित केंद्रवाद यानी कि एथनोसेंट्रिज्म की अवधारणा सर्वप्रथम समनर ने दी थी और मर्टन ने 4 प्रकार के समूह सदस्यों की चर्चा की है। उसमें पहले हैं नाम मात्री सदस्य यानी नॉमिनल ग्रुप मेंबर, सीमा स्थित, पेरिफेरल और सदस्य और सदस्यता समर्थ जो कि पोटेंशियल बोलते हैं। सदस्य एवं स्वसमूह द्रोही सदस्य, नाम मात्री सदस्य, सीमा स्थित सदस्य, सदस्यता समर्थ सदस्य और स्वयं समूह द्रोही सदस्य। वो व्यक्ति जो समूह की सदस्यता की शर्तों को पूरा करता है लेकिन वास्तविक में वह सदस्य नहीं बना है, वो सदस्यता समर्थ कहलाता है। जब व्यक्ति अपने समूह को छोड़कर दूसरे शत्रु समूह की सदस्यता स्वीकार कर लेता है तब वह स्वसमूह द्रोही होता है। मर्टन ने 4 सदस्यों के अलावा एक अन्य उपसमूह के संबोध की भी चर्चा की है। उपसमूह के सदस्य समूह के वे कतिपय सदस्य हैं जो कि आपस में ऐसे विशिष्ट संबंधों का निर्माण करते हैं जिनमें समूह के अन्य सदस्य सहभागी नहीं होते।
गिटलर का मत है कि सामाजिक संवर्ग के सदस्यों में अंतःक्रिया हो सकती है, लेकिन मर्टन के अनुसार सामाजिक संवर्ग के सदस्यों में अंतःक्रिया नहीं होती है। सोरोकिन, जीमरमैन और गाल्पिन ने समूह निर्धारण के 14 आधारों का उल्लेख किया है, जिसमें पहला है रक्त संबंध, विवाह, जादू टोना या धर्म, भाषा, समाज भाषा, रीति रिवाज और रूढ़ियाँ, एक ही भूमिका का स्वामित्व, पड़ोस, व्यवसाय, उत्तरदायित्व, एक ही स्वामी के अधीन कार्य करना, एक सामाजिक संस्था, पारस्परिक सहयोग, सामान्य शत्रु और साथ साथ रहकर कार्य करना। ये 14 आधारों का उल्लेख किया है। जॉर्ज सीमेल के अनुसार छोटे से छोटा समूह 2 व्यक्तियों का हो सकता है, जिसे युगल समूह कहते हैं, और 3 व्यक्तियों के समूह को ट्रायड कहते हैं, त्रिता। होम्स ने कहा है कि छोटे छोटे समूहों या लघु समुदायों में 3 बातों का उल्लेख किया है। सदस्यों में सक्रियता, अंतःक्रिया प्रतिमान काफ़ी दृढ़ होता है, और तीसरा है ये भावना प्रधान होते हैं। मैकाइवर और पेज ने राष्ट्र, प्रांत आदि बड़े समूहों का वर्णन किया है, लेकिन मर्टन ने इन बड़े समूहों को अंतःक्रिया के अभाव में अस्वीकार किया है। गिन्सबर्ग ने कहा है कि अर्ध समूह की अवधारणा मर्टन की सामाजिक संवर्ग की अवधारणा के समरूप दिया है। इन्होंने गांव, जाति, धार्मिक संप्रदाय, ये सब चीज़ें अंतःक्रिया हम समूह के उदाहरण स्वरूप समझे जा सकते हैं। समनर ने कहा है शत्रु सेना, विदेशी समूह, प्रतिस्पर्धा करने वाले वर्ग, इनको बहिर्समूह या वे समूह के नाम से जाना है। गिलिन और गिलिन ने प्रकार्यात्मक समूहों को ऐच्छिक और अनैच्छिक समूहों के रूप में समझा है। गिटलर, गिलिन और मैकाइवर प्रकार्यात्मक समूहों को व्यक्तित्व के विकास में आवश्यक मानते हैं। मोर्नो ने मैत्री समूहों, क्लिक्स, CLIQES, मोर्नो ने मैत्री समूहों को सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना है। मर्टन कहते हैं कि संदर्भ समूह सापेक्षिकहीनता के कारण बनता है। संदर्भ समूह के समान ही मर्टन ने संदर्भ व्यक्ति, रेफरेंस इंडिविजुअल की अवधारणा को स्पष्ट किया है। संदर्भ व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसके अनुरूप बनने की हमारी इच्छा रहती है, और वहीं मर्टन ने संदर्भ समूह को 2 प्रकार बतलाया। एक है नॉर्मेटिव टाइप, आदर्श प्रकार, और दूसरा है कंपैरेटिव टाइप, तुलनात्मक प्रकार। मैकाइवर कहते हैं कि जाति, सामाजिक वर्ग, अभिजात्य वर्ग, प्रजाति समूह आदि हितों के प्रति चेतन समूह हैं, जिनका कोई निश्चित संगठन नहीं होता। परिवार, क्रीड़ा समूह, क्लब, राज्य, धार्मिक संघ, श्रमिक संघ इत्यादि निश्चित संगठन वाले हितों के प्रति चेतन समूह के उदाहरण होते हैं। बेर स्ट्रीट कहते हैं कि अभी तक कोई एक प्रभावीकृत समूह वर्गीकरण उपलब्ध नहीं है। गिलिन और गिलिन ने समूह को 6 प्रकार से वर्गीकृत किया है, जिसमें रक्त संबंधित समूह, शारीरिक विशेषताओं पर आधारित समूह, क्षेत्रीय समूह, अस्थिर समूह, सांस्कृतिक समूह, इस प्रकार से हैं। बेर स्ट्रीट ने समूह का सरल रूप में वर्गीकरण कहा है कि सांख्यिकीय समूह है, सहयोगी समूह है, सामाजिक समूह है और समितिगत समूह है। सांख्यिकीय समूह में जातिगत चेतना, सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक संगठन ये गुण नहीं पाए जाते हैं। सहयोगी समूह में केवल जातिगत चेतना पाई जाती हैं और अंतःक्रिया एवं संगठन नहीं पाया जाता है। बेर स्ट्रीट ने कहा है कि सामाजिक समूह में जातिगत चेतना और अंतःक्रिया दोनों पाई जाती हैं, जबकि संगठन का सामाजिक समूह में अभाव रहता है। समितिगत समूह में चेतना के साथ साथ अंतःक्रिया और संगठन भी पाया जाता है। जिसबर्ट कहते हैं प्राथमिक समूह व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होता है, जिसमें सदस्य तुरंत एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। प्राथमिक समूह परिवार के रूप में समाज की रहस्यपूर्ण बातों से हमें परिचित कराता है और ये हमारे रीति रिवाजों का प्रजनन स्थल है, हमारी कृतज्ञता का पोषक है। यह हमारे सामाजिक संतुष्टियों का प्रथम और साधारणतः बने रहने वाला
प्रमुख केंद्र है। ये प्राथमिक समूह परिवार, प्राथमिक समूह के बारे में बताया है मैकाइवर और पेज ने। वहीं लुंडबर्ग कहते हैं कि प्राथमिक समूह का तात्पर्य दो या दो से अधिक ऐसे व्यक्तियों से है जो घनिष्ठ सहभागी और वैयक्तिक ढंग से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। वहीं किम्बाल यंग कहते हैं कि प्राथमिक समूह में परस्पर घनिष्ठ आमने सामने के संपर्क होते हैं और सभी व्यक्ति कार्य करते हैं। ये ऐसे केंद्र बिंदु हैं जहां व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास होता है। इसी प्रकार से फेयरचाइल्ड कहते हैं कि प्राथमिक समूहों में सामान्यतः 3 से 4 व्यक्तियों से लेकर 50 से 60 व्यक्ति तक पाए जाते हैं और ऐसे समूहों में विचार विनिमय प्रत्यक्ष रूप से होता है, किसी माध्यम द्वारा नहीं होता है। इन समूह में कोई मतभेद स्थायी नहीं होते हैं। इसी प्रकार से हम आगे चर्चा करते हैं। इसके बाद आता है डेविस कहते हैं कि प्राथमिक समूह एक संयुक्तता की स्थिति है जिसमें वैधानिक, प्रथागत, आर्थिक, तकनीकी और मनोरंजनात्मक आदि सभी प्रकार के संबंधों का समावेश होता है। इसी क्रम में लिखते हैं फेयरचाइल्ड, समूह का वह रूप जो अपने सामाजिक संपर्क और औपचारिक संगठन की मात्रा में प्राथमिक समूहों की घनिष्ठता से भिन्न हो, वो द्वितीयक समूह कहलाता है। द्वितीयक समूह वे समूह हैं जिनमें घनिष्ठता, प्राथमिक और अर्ध प्राथमिक विशेषताओं का पूर्ण भाव रहता है। ये चार्ल्स कूले ने कहा है। लुंडबर्ग कहते हैं कि द्वितीयक समूह वे हैं जिनमें सदस्यों के संबंध अवैयक्तिक, हित प्रधान और व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं। वहीं किंग्सले डेविस कहते हैं कि द्वितीयक समूहों को स्थूल रूप से सभी प्राथमिक समूहों के विपरीत कहकर परिभाषित किया जा सकता है। बिल स्ट्रीट कहते हैं कि द्वितीयक समूह वे समूह हैं जो कि प्राथमिक नहीं है। आज का लेक्चर यहीं तक। वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपको सोशियोलॉजी पीजीटी और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के लिए मेरे चलाए गए ये सोशियोलॉजी के लेक्चर्स और जीआईसी प्रवक्ता उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए चलाए जा रहे हैं ये सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के लेक्चर्स कैसे लगते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी जिससे कि आप इस लेक्चर से कंसर्न्ड इम्पॉर्टेंट पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और बराबर मेरे लेक्चर्स का लाभ ले सकते हैं। कॉम्टेरिया का उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों में जो भी सोशियोलॉजी की लेक्चर्स, पर्यावरण, करेंट अफेयर्स के लेक्चर देखना चाहते हैं वहाँ पर मेरे लेक्चर्स को शेयर करें। कॉम्टेरिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपके मोबाइल पे एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जाती है जिससे कि आपको मेरे लेक्चर जब अपलोड होते हैं तो त्वरित तरीके से आपको मैसेज मिलता है। वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं। कॉम्टेरिया में बने रहें, इसको शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक चैनल को शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। कॉम्टेरिया यूट्यूब पर बिल्कुल निःशुल्क है। कॉम्टेरिया का लाभ लें। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जमकर लड़ा नहीं। सभी लोगों को नमस्कार। कॉम्टेरिया, धन्यवाद।